जी अस्सलाम वालेकुम। कैफर आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 97 पार्ट ए। आज का लेक्चर जो प्लान है वो ये है कि 3 हिस्सों में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें चाय का इंतजाम किया हुआ हमने इनके लिए। चलो 97 पार्ट ए में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और जो थर्ड निगोशिएट और लास्ट हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद हम चैप्टर जो 15 है हमारा उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 15 में 2 कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट है गालबन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और एक है आर्बिट्रेशन। तो चैप्टर 15 के 2 हिस्से होंगे। पार्ट बी में हम स्टडी करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स और पार्ट सी जो होगा हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट, उसमें हम आर्बिट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो पार्ट बी और सी है ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन इसमें आते हैं, केस स्टडी नहीं आती। और इवन जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चेक, इसमें भी वो नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी आज जो कुछ भी आप स्टडी करने जा रहे हैं 3 पार्ट्स में, ये सारे का सारा, बल्कि अभी बाकी जितना भी आपका सिलेबस है, इवन चैप्टर 1 जो हमने बाद में पढ़ना है कल से, इसमें भी हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 1, इसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यूँ समझिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब फर्दर जितने टॉपिक रहते हैं वो रिप्रोडक्शन वाले होंगे, ठीक है। लेकिन आज बिल ऑफ एक्सचेंज की होम असाइनमेंट को हमने डिस्कस करना है। क्लियर? तो लेक्चर के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में चेक स्टडी करना है, दूसरे हिस्से में मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरे हिस्से में हमने आर्बिट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में स्टडी किया था, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। शाबाश। किसके बारे में? पोलाइट लैंग्वेज का कंसेप्ट ये है, वो भी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, ये एक ऑर्डर है, यानी इसमें हुक्म दिया जाता है, किसी को कहा जाता है, रिक्वेस्ट नहीं की जाती, कहा जाता है किसी से कि ये काम करो। इसमें समटाइम हम पोलाइट का वर्ड यूज कर लेते हैं। पोलाइट जैसे प्लीज का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। ओब्लाइज का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। समटाइम कोई कन्वीनियंस सा मिलता जुलता वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का एक आधा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं आप पोलाइट वर्ड, तो इससे वो रिक्वेस्ट नहीं बन जाएगा, ऑर्डर ही रहेगा। लेकिन अगर मल्टीपल पोलाइट वर्ड यूज कर लेंगे तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा। अब कैसे, इसकी एग्जांपल क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और कोई क्वेश्चन? लायबिलिटी में क्या? हाँ, लायबिलिटी उसने देखिए, प्रॉमिसरी नोट की लायबिलिटी तो उसने सीधी बताई थी कि लायबल कौन होगा? मेकर होगा ड्यू डेट पे पेमेंट करने के लिए, और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो फिर उसकी लायबिलिटी में अमाउंट तो शामिल है ही है जो ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट किया है। जो नॉन पेमेंट की वजह से दूसरी पार्टी को डैमेजेस हुए, नुकसान पहुंचा, उसको भी कंपनसेट करेगा। ये तो प्रॉमिसरी नोट था। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब उसने लायबिलिटी डिस्कस की है तो उसने बिफोर एक्सेप्टेंस अलग से डिस्कस की है और आफ्टर एक्सेप्टेंस की लायबिलिटी अलग से डिस्कस की है। बिफोर एक्सेप्टेंस कौन लायबल है पेमेंट के लिए? वो ड्रॉअर है। और आफ्टर एक्सेप्टेंस प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई की है और सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रॉअर की है। यानी अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता फिर ड्रॉअर लायबल होगा। क्लियर जी? चलिए, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं, होम असाइनमेंट डिस्कस करें। चलिए जी, होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। आपने बताना है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं। एसेंशियल्स को सामने कैसे फैसला करते हैं ये कि कोई वैलिड प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं? एसेंशियल्स को सामने रखते हैं और देखते हैं कि अगर तो किसी एसेंशियल की वायलेशन ना हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है। और अगर किसी भी एसेंशियल की वायलेशन हो रही हो तो हम क्या कहते हैं? वैलिड प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। और किस वजह से नहीं है वो रीजन भी हमने डिस्कस करनी होती है। क्लियर जी? जी, एसी बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए, पता नहीं किसने चलाया। चलिए, तो कह रहा है आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स ऑर्डरिंग असलम। आजम ने ये इंस्ट्रूमेंट साइन किया है जिसमें वो असलम को ऑर्डर कर रहा है। पहला, पे ₹5000 टू आसिफ फॉर ऑर्डर।
क्या ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? बिल्कुल है। क्यों? कि रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल एसेंशियल्स आर मेट। सेकंड, पे बेयरर रुपीज 10,000 वेन एवर ही आस्क फॉर। किस वजह से? वेन एवर ही आस्क फॉर, टाइम सर्टन नहीं है, इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, पे रुपीज 5,000। अच्छा, क्या इसको हम इक्विवेलेंट टू से समझ सकते हैं कि ये ऑन ऑर्डर है? ऑर्डर ये सॉरी ये ऑन डिमांड है? नहीं, ऑन डिमांड के लिए वर्ड लिखना जरूरी है, ऑन डिमांड। नेक्स्ट, पे रुपीज 5,000 टू सलीम एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या है ये? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एज अर्ली। क्या क्या ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज किस वजह से नहीं है? टाइमिंग सर्टन नहीं है। पे रुपीज 50,000 एंड डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट टू सलीम। ये वैलिड है क्या? क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, जबकि इसमें जो व्हीट है इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये वैलिड नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज। पे टू सईद रुपीज 20,000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम। इसमें अमाउंट सर्टन नहीं है। क्लियर? अनसर्टन। अच्छा, ये बी का चेक कीजिएगा, बी का चेक कर लीजिए, क्या सोल्यूशन नहीं है जो हमने डिस्कस किया है। हाँ, हमने स्टडी किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसकी एक दूसरी रीजन भी है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर तो हो सकता है, लेकिन ऑन डिमांड नहीं हो सकता। अगर हम इसको ऑन डिमांड भी समझ ले, जैसे व्हेन एवर ही आस्क फॉर, हम इसको एज्यूम भी करें कि ऑन डिमांड के इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, तो उसके बावजूद भी बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर है, इसका टाइम होना जरूरी है। ठीक है, ये डिमांड नहीं हो सकता। ये उस एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इनवैलिड है। जी, डिमांड का बताया हुआ से क्या मुराद? हाँ, तो क्या ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, हो जाते कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 25, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। बताइए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं। पहला, एन ऑर्डर टू बहराम टू पे सम ऑफ रुपीज 500 ऑन टेलीफोन। जी बताइए, क्या ये वैलिड है? क्यों वैलिड क्यों नहीं है? रिटर्न नहीं है, रिटर्न होना जरूरी है। आसिफ ड्रॉज ए बिल ऑन बहराम एज पे रुपीज 10,000 टू सलीम और ऑर्डर बट डज नॉट साइन इट। वैलिड नहीं है। क्यों नहीं साइन नहीं किए? बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन होना जरूरी। आसिफ ड्रॉज ए बिल एज पे रुपीज 10,000 टू जमील और ऑर्डर बट डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ ड्रॉई। स्पेसिफाई, हाँ, पार्टीज का नाम स्पेसिफाई होना चाहिए। अच्छा, अगर यहां पे थर्ड वाले केस में आसिफ ये कहता, ड्राई में अपना ही नाम लिख देता, क्या फिर ये वैलिड होता? ड्राई में अपना ही नाम लिख देता, क्या फिर वैलिड होता? बताइए। पे ही हो सकता है। हाँ जी, ड्रॉर जो है वो पे ही हो सकता है। अगर पे ही में अपना नाम लिख देता तो फिर वैलिड होता, वो हो सकता है। वरना तो अगर ड्राई में अपना ही नाम लिख देता तो वो तो प्रोमिसरी नोट होता कि मेकर ने ही अमाउंट पे करनी है। ठीक है, क्लियर जी? तो इसका मतलब है ये तीनों ही वैलिड नहीं है। ऐसा है क्या? तीनों ही वैलिड नहीं है। डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 26, based on the provisions of Negotiable Instrument Act 1881 briefly explain whether the following are bill of exchange or not। बताना है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं। पहला, बाबर प्लीज लेट जाजिम हैव रुपीज 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ओबलाइज। अब ये देखिए, प्लीज के वर्ड को अंडरलाइन करें और ओबलाइज के वर्ड को अंडरलाइन करें। अगर सिर्फ एक वर्ड यूज कर लेता ना तो हम कहते कि ये पोलाइट वर्ड यूज किया है, स्टिल ऑर्डर है। लेकिन उसने चूंकि मल्टीपल पोलाइट वर्ड यूज कर लिए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? अब ये रिक्वेस्ट है, अब ये ऑर्डर नहीं रहा, तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट हो रही बन रही है।
ठीक है, प्लीज को अंडरलाइन करें और ओब्लाइज के वर्ड को अंडरलाइन करें। एक और वर्ड आएगा कन्वीनियंट। कह रहा है बुशरा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे रुपीज 10,000 टू गालिब। अच्छा, ये नहीं कहा पे एट योर कन्वीनियंस, कहा है मेक इट कन्वीनियंट। अगर कहते ना पे एट योर कन्वीनियंस तो हम कहते हैं टाइम सर्टन नहीं है, हम क्या कहते हैं टाइम सर्टन। ये कह रहा है मेक इट कन्वीनियंट, यानी कह रहा है करो जरूर, ठीक है, लेकिन समझो इसे कि ये कन्वीनियंट बात है, कन्वीनियंट। तो यहां पे कन्वीनियंट के वर्ड को अंडरलाइन करें, ये भी पोलाइट वर्ड है। अब मुझे बताइए इस वाली एग्जांपल में उसने सिंगल पोलाइट वर्ड यूज किया है या कि मल्टीपल पोलाइट वर्ड यूज किया है? जी सिंगल पोलाइट वर्ड यूज किया। ये इतने ऐसी हमने क्यों चलाए हुए, ये क्या चल क्या रहा है, ये क्या है, कौन चला रहा है ये? आपको ठंड नहीं लगेगा, अजीब महसूस नहीं हो रहा? 16 पे लगाया हुआ है, कमाल है। मतलब मुझे मेरी समझ से भाई कभी कभी ऐसे काम हो रहे होते हैं, मुझे वाकई हैरानगी होती है। इनको जरा भाई किस हवस ज्यादा थी, अभी तो अभी ठंड ज्यादा होगी मेरा ख्याल है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है एसी ऑन रहने दें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ऑफ कर दें? ऑन रहने दें, ठीक। आपकी भी अपनी मर्जी यही है तो ठीक है, मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे नहीं मेरे को कोई मसला नहीं है, मेरे को मैं दूर चला, मेरे को कोई मसला नहीं, टेंशन में। बताइए ये हाई ओब्लाइज्ड और कन्वीनियंट, ये दोनों अल्फाज अब ये क्या हो गए, ये मल्टीपल पोलाइट वर्ड हो गए, तो ये भी वैलिड नहीं है। एग्री करते हैं? सेकंड क्यों वैलिड नहीं है? मल्टीपल पोलाइट वर्ड। ये अंडरलाइन कर रहे हैं पोलाइट वर्ड किधर? हाँ, इसके साथ लिख ले पोलाइट वर्ड। पोलाइट वर्ड की लिस्ट बना ले, उसमें तीनों अल्फाज लिख ले, प्लीज, ओब्लाइज और कन्वीनियंट, तीनों अल्फाज लिख ले। एक वर्ड यूज किया एक से ज्यादा वर्ड यूज किए वो वाइड। ये बात समझ आ रही? बाबर प्लीज पे रुपीज 50,000 टू एहसान आर ऑर्डर, वैलिड या वाइड? वैलिड, हालांकि पोलाइट वर्ड यूज किया है लेकिन वैलिड है। फॉर बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद रुपीज 30,000, ओब्लाइज, हालांकि पोलाइट वर्ड यूज किया है लेकिन स्टिल ऑर्डर है, वैलिड है। तो पहले दोनों वाइड मल्टीपल पोलाइट वर्ड की वजह से, और आखिरी दोनों वैलिड सिंगल पोलाइट वर्ड की वजह से। देखिए समझ आती है बात की? सॉल्यूशन के साथ मैच करते रहे, कोई डिस्कशन के खिलाफ तो नहीं है सॉल्यूशन के साथ। डन, आगे चलते हैं। In view of provisions of the Negotiable Instrument Act 1881, comment on the type and validity of each of the following instruments signed by Rahul. Type of instrument बताना है और validity of instrument बताना है। Numan, please pay to Mehreen rupees 100,000. बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे है? इसमें तो दो पार्टीज हैं, एक महरीन और एक नुमान। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो तीन पार्टीज होती हैं। एक उठा जाओ जी मेरे भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है ना, डिफरेंस में पड़ा था। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज, ऐसा ही है क्या? तो इसमें तो दो पार्टीज हैं, एक नुमान और एक महरीन। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे हो गया? हाँ, राहुल ने उसको कहा है, राहुल है तीसरी पार्टी। तो ये क्या ये बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? वैलिड है? बिल्कुल वैलिड। नेक्स्ट, नुमान, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे रुपीज 100,000 टू महरीन, है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। टाइप क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और वैलिडिटी क्या है? वाइड है। क्यों वाइड है? हाँ, क्योंकि मल्टीपल पोलाइट वर्ड यूज किए हैं। शाबाश। Next third, I acknowledge myself to be indebted to Noman in rupees 100,000 to be paid on demand for value received. Promissory note, valid है कि वाइड है? हैं? शाबाश शाबाश। क्या है ये, वैलिड है कि वाइड है? वैलिड है। ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। I acknowledge myself to be indebted to Noman in rupees 100,000. हाँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है लेकिन साथ में ऑन डिमांड पेमेंट का भी बात कर रहा है, वो कमिटमेंट पेमेंट की भी कर रहा है, तो इसलिए ये वैलिड है। थर्ड वैलिड है, प्रॉमिसरी नोट और वैलिड है। फोर्थ, आई प्रॉमिस टू पे महरीन आर ऑर्डर रुपीज 100,000 60 days आफ्टर नुमान्स डेथ। 6 days।
प्रोमिसर है, ये कैसे प्रोमिसरी नोट, ये तो टाइमिंग ही अनसर्टन है। पता नहीं वो कब मरेगा, लेकिन मरेगा तो जरूर, ये पक्का है। चलिए ये बिल्कुल ये सर, हाँ अगर मैरिज होता तो फिर ये वॉइड होता। अच्छा अगर आप नोट करें थर्ड और फोर्थ, थर्ड भी प्रोमिसरी नोट है और ये भी वैलिड है, ऐसा ही है। फोर्थ भी प्रोमिसरी नोट है, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो थर्ड और फोर्थ आपको थर्ड में एक अजीब चीज नजर नहीं आएगी। बताइए वो कौन सी चीज है जो आपको नजर नहीं आ रही? प्रॉमिस का वर्ड नहीं लिखा हुआ, शाबाश, है ये प्रोमिसरी नोट। तो आपको बताया था ना, अमूमी तौर पे मोर देन 90% केसेस में प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस का वर्ड लिखा होगा, लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है, अगर लिखा हो तो हमें तो पता चल गया प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन बात बात हो सकता है कि आपने इसको ना लिखा हो तो स्टिल, लेकिन देखिए एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट भी है, कमिटमेंट टू पे भी है, दो पार्टीज है। डन जी। चलिए जैसे प्रोमिसरी नोट में उसने एक ड्राफ्ट वाला पूछ लिया था, अब यहां पे भी वो ड्राफ्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ड्राफ्ट उसने खुद बताया, खुद बनाया है। आप इसको देख के मुझे बताइए आपको इसमें कोई गलती तो नजर नहीं आ रही? गलती नजर आ रही है? सिग्नेचर नहीं है, ये लिखा तो हुआ है एक्सेप्टेड के आगे, एक्सेप्टेड के नीचे जो लैला लिखा हुआ है ये सिग्नेचर है, और ये टू के नीचे जो लैला लिखा हुआ है ये नाम है। एस डी ये क्या है? एस डी से क्या मुराद है? साइंड, स्टैम्प्ड। ये एस डी स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड की एब्रीविएशन है, साइंड नहीं है। साइंड होता तो उधर भी लिखा होता साइंड, उधर साइन नहीं है क्या? नहीं समझे? साइंड होता तो उधर भी लिखा होता है, एस डी मतलब स्टैम्प्ड, स्टैम्प भी है। को प्रॉब्लम, उसने एरर्स आइडेंटिफाई करने को बोला ही नहीं है। हाँ सही है। रिक्वायरमेंट क्या? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ above negotiable instrument and briefly describe its essential characteristics under the provisions of negotiable instrument at 81। टाइप क्या है इस negotiable इंस्ट्रूमेंट की? क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक एक बताते, जिससे पूछता जाओ एक एक बताते जाए। रिटर्न होना चाहिए, सारे एक एक अपने जहन में, बल्कि दो दो तीन तीन जहन में लेके, हो सकता है जो पहला उनके जहन में आया वो दूसरा बता दे। ऑर्डर होना चाहिए, क्यों बेरर नहीं हो सकता क्या? ऑर्डर होना चाहिए या बेरर होना चाहिए विद टाइम। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऑर्डर, ऑर्डर ठीक है, वो दूसरा ऑर्डर मैम, ठीक, ओके ओके ओके, डन डन डन। ऑर्डर, और ऑर्डर बता दिया उन्होंने, इन्होंने रिटर्न बता दिया, और याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? और याद क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं याद किया? हाँ कर मैं देखूं क्यों याद करता, मसला क्या है? मसला को और पता चले मसला क्या है, और बीमारी का पता चलेगा तो ये इलाज बताऊंगा तेरे को। जी भाई नेक्स्ट, पेमेंट इन लीगल करेंसी, यानी पाकिस्तान करेंसी में पेमेंट होगी, और इसके अलावा प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो, डेफिनेट अमाउंट हो, अनकंडीशनल हो, सर्टन पार्टीज हो, नॉट पेबल टू बेयर ऑन डिमांड। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। डन जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए ये हमारी होम असाइनमेंट थी। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन याद रखें ये अभी सिर्फ आपका ये वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन है, इस चैप्टर के वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन आपने करने हैं, वो आज से आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। यानी कल की क्लास में जब आप आएंगे तो चैप्टर 14 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी करके, और बल्कि आगे डेली अब आपको होम असाइनमेंट केस स्टडी मिला करेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिप्रोडक्शन के हैं। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए किसी भी इन पास्ट पेपर के या दूसरे क्वेश्चन में या कंसेप्ट में, वरना फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। नहीं जी, चले लेक्चर की तरफ। ओके चले, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं तीसरा इंस्ट्रूमेंट। मुझे बताइए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल में तीसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा था?
चेक, शाबाश। जी, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड। देखिए प्रोमिसरी नोट तो पेएबल टू बेरर हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है। प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर हो जाए ना, तो ये करेंसी नोट की अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा करेंसी नोट है ना, उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, कि जिसके पास भी है वो इसको चला सकता है, खर्च कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है प्रोमिसरी नोट करेंसी नोट के अल्टरनेट के तौर पे यूज ना हो रहा हो। करेंसी नोट देखिए असल में क्या, अब आप देखे, लिख आपकी जेब में कोई भी नोट है, उसको निकाल के देखिए, उसमें क्या लिखा होगा, उसमें ये लिखा होगा, बैंक दौलत पाकिस्तान हामिले हाजा को 50 रुपए मुतालबा पर अदा करेगा। इसकी जरा लीगल ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो यही बनेगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे करेगा होल्डर को, हामिले हाजा का मतलब होल्डर को ऑन डिमांड पे करेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर प्रोमिसरी नोट को भी पेएबल टू बेरर कर दिया जाए, तो फिर इसका मतलब है वो भी इस नोट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसलिए लॉ ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया, पहले ये बात नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया, प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, ये तो क्या प्रोमिसरी नोट। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको भी लगभग सिमिलर रीजन की वजह से उन्होंने कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता। हाँ, अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट हो फिर हो सकता है, क्योंकि टाइम में वेरिफिकेशन का मौका मिल जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है ना, पेई कौन है, कहां से आया है, असल पेई है कि नहीं, तो उस वेरिफिकेशन में टाइम चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर तो है, लेकिन इमीडिएटली पेएबल नहीं है, आफ्टर सर्टेन टाइम पेएबल है। और ये सर्टेन टाइम क्यों उन्होंने ऐड किया है, ताकि पेई की वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की जा सके। डन। चलिए अब चलते हैं हम चेक और इसके एसेंशियल्स की तरफ। क्या आप लोगों ने चेक कभी देखा हुआ है? चेक देख, कितने स्टूडेंट्स चले कितने, चले छोड़े, आपको चेक दिखाई देते हैं, बल्कि चेक नहीं दिखाया था, ये चेक बना हुआ है ना, तो बस देख ले, वही चेक है, वही तो दिखाने लगा, और क्या दिखाना है बुक में। ये खराब है, ये बाहर नहीं आता किताब से, टाइम बार्ड हो गया। नहीं, मेरे पास भी यही है, दिखाना भी आपको यही है। अपने सामने बुक में देखिए, आपको चेक, ये किस बैंक का चेक है, अलाइड बैंक का चेक है, शाबाश, ठीक है, स्पेसिमेन है। इसमें हमारे सिलेबस में चेक की डिटेल्स होती थी, क्रॉसिंग की टाइप्स होती थी, तो हम इसके एक एक एलिमेंट को डिटेल में बताया करते थे, लेकिन अब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएंगी, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। पहले हम ये समझाते थे ये क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये किनकी है, ये मकसद क्या है। हाँ जी, अब हमने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना, क्रॉसिंग, इसको क्रॉसिंग बोलते थे, इसमें लिखा अकाउंट पेई ओनली, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताना, सिर्फ चेक का फॉर्मेट समझ लें। सबसे अहम चीज समझने वाली ये है कि ये चेक का फॉर्मेट आप खुद बना ही नहीं सकते, अगर कभी आप इस काबिल हुए कि बना भी लिया तो ये जाली समझा जाएगा, ठीक है, पुलिस पकड़ के ले जाए। जैसे करेंसी नोट है ना, ये सिर्फ बैंक को इजाजत है वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा होता है किसको पे करना है, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो नाम लिख देते हैं, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे बेरर लिखा हुआ था जिसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि नाम लिखे और साथ में बेरर भी लिखा हो तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, बेरर। अब ये मर्जी आपकी, चाहे तो चेक को बेरर बनाए, चाहे चेक को ऑर्डर बनाए। ये चेक देख के मुझे बताएं बेरर है कि ऑर्डर, ऑर्डर है। अच्छा गैस करें, बैंक के पास जब ये चेक लेके जाएंगे, बैंक फौरी तौर पे इसकी पेमेंट कर देगा कि बैंक कहेगा जरा हफ्ते बाद आना, फौरी। इसका मतलब चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है। देखिए और चीज देखें, अहम चीज, रुपीज में और अमाउंट में चेक क्या फर्क तो नहीं है, अमाउंट कोई और रुपीज में कोई और, अगर फर्क हो तो बैंक क्या करता है भला,
पेमेंट नहीं करता। जो अमाउंट में लिखा हुआ है वो 12,345,678 ओनली, यानी 12 मिलियन है ना, 345,000 है, 312,345,000 और 678 रुपीज ओनली। ओनली का मतलब अब ऐसे ट्रेडिशन होती है कि इससे आगे कोई और ना लिख दे कि कुछ पैसे भी हैं, कुछ पैसे भी हैं तो क्या, ठीक है, वो होता है समटाइम लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगर फर्ज कीजिए मैं लिखता हूं ना, भाईजान को मैंने चेक दे के भेजा, भाई ये देख 2 लाख रुपीज, 2 लाख अमाउंट में 2 लाख लिख दिया, ठीक है, और इधर 2 लाख लिख दिया, तो हो सकता है 2 लाख के आगे 50,000 लिख दे और यहां पे इसको चेंज कर दे इसको। इसलिए इसको एक प्रैक्टिस है कि मजीद इसको सिक्योर करने के लिए आगे ओनली लिख दिया जाता है ताकि अमाउंट को आगे बढ़ाया ना जाए। जी चलिए, अब ये नीचे से यहां पे साइन कौन करता है भला? होल्डर, अकाउंट होल्डर जो दे रहा है, शाबाश, ठीक है। इसका जो साइन नहीं हुए तो जो इसका होल्डर है, यानी जिसे हम लीगल लैंग्वेज में नाम देंगे ड्रॉर, अगर वो यहाँ पे साइन कर दे तो ये कंप्लीट, अभी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं है, इसकी पेमेंट नहीं होगी। क्यों पेमेंट नहीं होगी? साइन नहीं। अच्छा, अगर साइन कर दे लेकिन साइन मैच ना करते हो फिर भी पेमेंट नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसमें ड्रॉई कौन है भला? ड्रॉई कौन है? बैंक, अलाइड बैंक। और पेई कौन है? ड्रॉइंग, बिल्कुल ठीक। तो ये फॉर्मेट था, जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट आपको दिखाया, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिखाया, चेक का फॉर्मेट भी दिखा दिया। लेकिन जहन में रखिएगा एग्जाम में क्या वो आपसे प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट ड्रा करवा सकता है? यस। क्या एग्जाम में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रा करवा सकता है? यस। क्या एग्जाम में चेक का फॉर्मेट ड्रा करवा सकता है? नो। कह रहा है चेक की डेफिनेशन और एसेंशियल सीख लीजिए। जैसे प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन एसेंशियल सीखे थे, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन एसेंशियल सीखे थे, उसी तरीके से चेक की डेफिनेशन एसेंशियल भी सीख लीजिए। और फिर आपको याद होगा वही कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट की डेफिनेशन समझ ले तो उसके आधे से ज्यादा एसेंशियल भी समझ आ जाते हैं। ऐसे ही था ना? देखते हैं जरा चेक के केस में भी ट्रू है कि नहीं। कहता है चेक क्या? चेक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपने एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, ये एब्रिविएशन यूज नहीं करनी। हम बाज़ औक़ात बोर्ड में जगह बचाने के लिए एब्रिविएशन यूज कर दिया करते हैं, अजीबोगरीब सी, आपने नहीं यूज करनी। इसको पूरा लिखना। क्या है ये? बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है? जो हमेशा ड्रॉ किया जाएगा बैंकर पे, ठीक है, और पेएबल होगा ऑन डिमांड। ड्रॉ किया जाएगा हमेशा बैंकर पे, जिसमें जो ड्रॉई है हमेशा क्या होगा? इसका मतलब है चेक एक स्पेशल बिल ऑफ एक्सचेंज है। टाइप, चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होगा और ये इंस्ट्रूमेंट चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। अच्छा, वैसे उसने तो सिर्फ 2 ही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेंशन की है। पहली क्या मेंशन की है कि ये ड्रॉ, इसमें ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा, और दूसरा ये हमेशा डिमांड होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। वैसे तो 2 ही एसेंशियल है, लेकिन उसने ये जो लिख दिया ना कि ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज बाकी जितने भी एसेंशियल्स हैं वो भी इसमें आ गए। तो अब जरा देखते हैं कि क्या एसेंशियल्स डेफिनेशन में कवर होते हैं कि नहीं। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स, चेक हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, ज़बानी कलामी नहीं होगा। बताएं, एग्री करते हैं? लेकिन यहां तो नहीं लिखा हुआ, मैंने टिक क्यों लगाया? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर था इन राइटिंग ओनली। ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट नहीं है। एग्रीड? समझ आ रही है? कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्यों ऑर्डर टू पे है? क्योंकि टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका फीचर था। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। क्यों? डेफिनेशन में तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका फीचर है। साइंड बाय ड्रॉर होना चाहिए। और क्या इसमें ड्रॉर भी क्लियरली मेंशन हो, ड्राई भी और पे भी। कौन ड्रॉर है, कौन ड्राई, कौन पे? पार्टी स्पेसिफाइड, सर्टेन पार्टीज हो। एग्रीड? फिर क्या? अमाउंट फिक्स्ड और सर्टेन हो, वो जो कंटिंजेंट एडिशन, कंटिंजेंट सब्ट्रैक्शन, वो चीजें ना हो। सिर्फ मनी पेएबल हो, पैसे, पैसों के साथ कोई और चीज पेएबल। चेक में सिर्फ जो अमाउंट, जो चीज पेएबल होगी सिर्फ मनी। ड्रॉन ऑन ए बैंकर, हमेशा बैंक में ड्रा होगा और पेएबल ऑन डिमांड होगा।
अच्छा, एक कंसेप्ट है, इसको तब, इसकी पेमेंट को तभी वैलिड समझा जाएगा जब एक्चुअली बैंक से पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब समझे एग्जांपल से, आपने आई कैप फीस जमा करवानी है, ठीक है जी, आई कैप को आपने चेक जमा करवा दिया, चेक जमा करवाया 10 तारीख को, आई कैप ने 10 को ही अपने बैंक में जमा करवा दिया। क्लियरिंग प्रोसेस जो होता है ना चेक क्लियर होने में, एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई 3-4 दिन लग जाते हैं। फर्ज करें आपने 10 तारीख को चेक जमा करवाया, 13 तारीख को वो आई कैप के अकाउंट में पैसे आए। बताइए आई कैप क्या कहेगा, आपने फीस कब दी है, 10 को या 13 को? 13। यही बता रहा है वो कि चेक की क्लियरेंस या चेक की पेमेंट जो है वो डेट तब समझी जाएगी जब पैसे विड्रॉ होंगे या जब वो पैसे अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तब समझी जाएगी, उससे पहले पेमेंट नहीं समझी जाएगी। वरना मुझे क्या पता, आपने चेक दे दिया, इनके अकाउंट में पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है। अगर मैं चेक रिसीट के ऊपर ही क्लियरेंस दे दूं तो बाद में चेक डिसऑनर हो जाए, मैं तो फंस गया ना। इसीलिए चेक की अमाउंट कब रिसीव समझी जाती है, हाँ, जब चेक वसूल हो जाए तब, या जाए जब बैंक अकाउंट में से पैसे आ जाए बैंक अकाउंट में, तब बैंक अकाउंट में जब पैसे आ जाए, ठीक है। वैलिड है व्हेन पेड और क्रेडिटेड। भाई बात समझ आई? अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है कि चेक हमेशा होगा ड्रॉन ऑन बैंकर। चेक हमेशा क्या होगा, ड्रॉन ऑन बैंकर। बैंकर किसको कहते हैं, सवाल ये है। बैंकर उस पर्सन को कहते हैं जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो जनरल पब्लिक के पैसे अपने पास संभाल के रखता है। अब आपको बता रहे हैं बैंक की डेफिनेशन या निशानियां कि बैंक या बैंकर एक ही बात है, बैंक या बैंकर एक ही बात है। कौन बैंक या बैंकर होता है, निशानियां बता रहे हैं। पहली निशानी, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। भाई वो तो कॉलेज भी करता है, कॉलेज भी आपसे पैसे, तो कॉलेज बैंक है नहीं, कहता पूरी डेफिनेशन समझो। बैंकर या बैंक उस पर्सन को कहेंगे, उस इदारे को कहेंगे जो जनरल पब्लिक से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो कि विड्रॉएबल है, यानी जनरल पब्लिक उसे वापस विड्रॉ कर सकती है, वापस उन पैसों को ले सकती है। कैसे? कोई चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, कोई चेक इशू करके, ड्राफ्ट इशू करके, बाकी तो है रटे वाले पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, चेक के जरिए से। बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है या बैंकर जो लोगों जनरल पब्लिक से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो कि जनरल पब्लिक विड्रॉ कर सकती है, निकलवा सकती है। कैसे? चेक के जरिए से, ठीक है। और इसमें पोस्ट ऑफिस बैंक भी, सॉरी, पोस्ट ऑफिस भी बैंक की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। ये पुरानी डेफिनेशन है, तब पोस्ट ऑफिस के जरिए भी मनी ऑर्डर हुआ करते थे यार। ये जैज कैश इजी पैसा आने से पहले की बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कराने हो तो कैसे करवाते थे? पोस्ट ऑफिस के जरिए से, मनी ऑर्डर उसको बोलते थे। तो पोस्ट ऑफिस लेटर लाता रह जाता था, वो पैसे भी लाता रह जाता था, ठीक है। लेकिन जब से जैज कैश इजी पैसा आए हैं, लोगों ने इसका इस्तेमाल खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया है? भाई विद इन सेकंड्स पेमेंट हो जाती है, उधर दिनों का काम सेकंड में हो रहा है, तो हम क्यों उधर जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी भी पोस्ट ऑफिस को यूज करते हैं, मुझे नहीं पता अभी वैसे पोस्ट ऑफिस वाले ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर ये भी हमारा बैंक की डेफिनेशन में शामिल होगा। किधर है बैंक की डेफिनेशन? ये पुराना है एडिशन, पुराने एडिशन और नए में फर्क है, आपको ये बात पता है? सर कुछ टॉपिक जो है वो काट दिए, कुछ टॉपिक काट दिए हैं, शाबाश। अच्छा, काटा आपने हल्का सा क्रॉस है, पता नहीं चलता, जो टॉपिक निकलेगा वो सारा क्रॉस कर, इधर बड़ा सा क्रॉस मारते हैं। हाँ, क्रॉस नहीं करना, काटा मारना है। क्या करना है? ये छोटा छोटा होता है क्रॉस, बड़ा बड़ा होता है काटा, आगे भी काटा मार, और नहीं पेज मारना। किधर है बैंकर की डेफिनेशन? बैंकर भी परसेंट डिपॉजिट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चेक के जरिए से। हाँ, क्लियर, समझ आ गई आपको? बैंकर कौन होता है? जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर अपने पास ही रख लेता, वापस नहीं देता, वो होता है रीपेबल है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जज पब्लिक पैसे मांगेगी वापस करेगा, लेकिन कैसे? चेक के जरिए से भी, ड्राफ्ट के जरिए से भी, और ड्राफ्ट, चेक और ड्राफ्ट सिर्फ ये रखे। ऑर्डर का मतलब है कि जब जनरल पब्लिक रिक्वेस्ट करेगी उनको वापस करेगा ऑन डिमांड। पोस्ट
पोस्ट ऑफिस भी बैंक की डेफिनेशन में शामिल है। डन। लास्ट कंसेप्ट चेक का क्या भला, मैंने आपको बताया ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की एक स्पेशल टाइप है, तो क्या इनमें कोई फर्क है? वो फर्क अब हम पढ़ने लगे हैं। डिफरेंस क्या पढ़ने लगे हैं? डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्या पढ़ने लगे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। पहला डिफरेंस, एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, चेक की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं। जब बैंक ने चेक बुक आपको दे दी, इसका मतलब है बैंक ने एक्सेप्टेंस दे दी। बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस ही समझे जब बैंक ने चेक बुक आपको दे दी कि भाई अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप जो भी चेक भेजेंगे हम पेमेंट कर दिया करेंगे। एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है, शर्त है अकाउंट में पैसे होने चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, चेक में एक्सेप्टेंस नहीं होती। बताएं, समझ आई? ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई कोई भी हो सकता है, जबकि चेक का ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंक। पे बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। चेक भी पेबल टू बेरर भी हो सकता है। तो इसमें क्या फर्क हुआ? ये तो कोई फर्क नहीं हुआ। ये हाँ, करे ना करे मर्जी आपकी। पेबल ऑन, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। चेक क्या हो सकता है? और डिमांड ऑन। स्टैंप, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में स्टैंप रिक्वायर्ड है, चेक के केस में स्टैंप रिक्वायर्ड। क्रॉसिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्रॉसिंग नहीं कर सकते, चेक की क्रॉसिंग कर सकते हैं। आपको बताया ना क्रॉसिंग। क्रॉसिंग से मुराद ये नहीं है कि दरमियान में क्रॉस कर दिया ऐसे, उससे वो चेक वाइड हो जाता है। चेक की क्रॉसिंग से क्या मुराद है? डबल लाइन जो लेफ्ट कॉर्नर पे लगाते हैं। चेक की क्रॉसिंग कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्रॉसिंग नहीं कर सकते। पेमेंट रखवा सकते हैं, चेक की पेमेंट रखवा सकते हैं। बैंक को फोन करे, भैया ये चेक मैंने साइन किया था, इसकी पेमेंट ना करना। बैंक कहेगा सर नहीं करेंगे। तो चेक की पेमेंट रखवा सकते हैं। कैसे रखवाने का तरीका कार क्या है? बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपना नाम बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, चेक का नंबर बताएं, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। क्रॉसिंग का पर्पस क्या है? हमारे सिलेबस में पहले होता था, अब नहीं है। क्या मुझे बताना चाहिए? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर की पेमेंट ना हो, पार्टी जिसने पेमेंट करनी थी वो पेमेंट ना करे, तो फिर इसको कहीं पे जाके नोट करवाना पड़ता है। समझ, इसकी शिकायत लगानी पड़ती है। सरकारी इदारा है एक नोटरी पब्लिक, वहां पे अगर कोई आपके पास प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट नहीं होती, आप जिस पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहते हैं, नोटरी पब्लिक जाके उस पार्टी का नाम लिखवाते हैं। इसको कहते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। क्या कहते हैं? नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवानी होती है। चेक के केस में जरूरी नहीं है। चेक के केस में बैंक ही एक अथॉरिटी है। वो जब भी चेक डिसऑनर होता है ना, उसके साथ स्टैंप लगा के रीजन लिख देता है, जो कंफर्म कर रहा होता है कि ये वाकई डिसऑनर हुआ है, उस रीजन की वजह से डिसऑनर हुआ। तो चेक के केस में नोटिंग प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग प्रोटेस्टिंग होती है। डन जी, कुछ समझ आई? ये था हमारा आज का लेक्चर, मतलब लेक्चर का ये हिस्सा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वैसे अब हमारा अगला लेक्चर भी है, तो आपका क्या ख्याल है? जो क्वेश्चन है वो साथ ही साथ ना निपटा दे, इसके क्वेश्चन में भी निपटा दे। कोई सवाल है तो पूछे। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं है, चेक पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड है। चेक के ऊपर असल में स्टेट बैंक ने अपनी कुछ चेंजेस करवाई हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस करवाई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मिलते हैं बाजू का। चलिए आप ऐसा कीजिए, इसका क्वेश्चन ही कोई नहीं है, एक क्वेश्चन है बस, बल्कि ये भी हमने पहले कर लिया हुआ है। Adhere draws a bearer check on 1st July 2020. Till what time holder of the check may get cash? अब है 6 मंथ तक, यानी 1 जुलाई को किया तो जुलाई गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक कैश पेमेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए
ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब है उसको लिखना। क्या करना? लिखना। जैसे अगर मैं कहूं बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाएं तो उसका मतलब क्या है? मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिखाएं। इसमें BILL बिल OF EXCHANG ये नहीं लिख के दिखाना, बल्कि जब मैं बोलूं मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट बना के दिखाएं तो उसका मतलब क्या है? उसका फॉर्मेट बना के दिखाएं। क्या करें? फॉर्मेट बना के दिखाएं। डन जी, चेक क्लियर जी। क्वेश्चन नहीं करवाया कोई? हाँ पेंडिंग में, हाँ ये अच्छी, शाबाश शाबाश शाबाश। पेंडिंग वाले क्वेश्चन कर ले। कौन कौन सा पेंडिंग था? LO3 का कौन से वाला क्वेश्चन नंबर बता दे बहन? 14 आ जाए जी। 14 डिस्कस होने वाला है। 14 सामने रखें, पेज 275 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 वाला। ओके, हमने बताना था कि क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है, यही था। 2 ड्राई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेमेंट विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एज टू आइडेंटिटी ऑफ पे। अब समझ आ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो गई आइडेंटिफिकेशन के बगैर, वेरिफिकेशन के बगैर। तो सही हुआ क्या? क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। अब समझ आ गया आपको? पहले उस वक्त समझ में नहीं आया था क्योंकि उस वक्त कंसेप्ट नहीं पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज का, पढ़ लिया। डन। और कौन सा क्वेश्चन था? 14 भी है, अभी ले 14 भी। सुल्तान ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद एंड मेड इट पेएबल टू बुखारी और ऑर्डर। समझ आ रहा है क्या भला? सुल्तान ने अमजद पे बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी ड्रॉर सुल्तान है, ड्राई कौन है? अमजद, और पेई कौन है? बुखारी। ऑन मैच्योरिटी अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम wrongfully acquired possession of the bill and presented it to अमजद for payment। ओए होए होए, जरूर ट्रेजेडी हो गई। क्या? एक 2 नंबर बुखारी भी आ गया। एक 1 नंबर बुखारी था, अब कौन सा? 2 नंबर। उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को दाएं बाएं करके हेर फेर करके अपने पास ले लिया और अमजद के पास पहुंच गया। अमजद भैया पेमेंट कर दो, मुझे जल्दी है, जरा जल्दी पेमेंट करो। अमजद ने कहा ठहर जाओ, चेकिंग करनी होती है। अच्छा यहां पे देखिएगा, ऊपर उसने 13 के पार्ट डी में चेकिंग नहीं की थी। हमने क्या कहा कि ये पेमेंट ड्यू कोर्स नहीं। अब ये चेकिंग कर रहा है। सवाल ये है कि ये जब चेकिंग करेगा तो नादरा के रिकॉर्ड में जाके चेक करेगा? क्या ये DNA टेस्टिंग करेगा? इसकी क्या करेगा? इसने चीज क्या वेरीफाई करनी है? क्या CNI से लिखा ही नहीं होता ऊपर? CNI से लिखा हो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। लिखा क्या हुआ था? नोट करे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा क्या हुआ था? बुखारी, और नाम भी क्या? बुखारी और ऑर्डर। उसने यही चेक करना है कि यह बुखारी है कि नहीं। ठीक है, उसने क्या चेक करना है? बुखारी है कि नहीं। अभी कर ले आलू बुखारा, आलू बुखारा है, आलू बुखारे की चटनी है। आई क्या भी चटनी बनाएगा ना, फिर समझ आएगी। अमजद आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज एंड बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी मेड पेमेंट ऑन द बिल अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्या ये अमजद ने पेमेंट करनी थी? डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी कब होता है? जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो। अब सवाल यह है क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है या नहीं? क्यों? 2 नंबर बंदे को पेमेंट कर दिया उसने, लेकिन उसने जो इंक्वायरी करनी थी वो ड्यू इंक्वायरी की है। उसने चेक करना था जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट लेके आया ये वही है जिसका नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल बुखारी का नाम लिखा था, बुखारी। इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दी थी। क्या? जब किसी भी बंदे के साथ लेन देन करना हो ना, लिखत पढ़त में कुछ भी हो, हाँ उसका CNIC जरूर लिखे, जरूर लिखे। इसके बड़े मैंने देखा है 20-25 साल एक मसले को लटके हुए, सिर्फ इस वजह से कि वो CNIC मेंशन नहीं था। हालांकि नाम मेंशन था और वालिद का नाम भी मेंशन था, बताया था मैंने आपको, नाम भी मेंशन था वालिद। वो इत्तेफाक से कोई ऐसा दूसरा बंदा आ गया जिसका नाम भी वही था, फादर नेम भी वही था, वो पटवारी के साथ मिल गया।
उसने कहा उसने कहा ये तो मेरा नाम लिखा हुआ सारा, वो भी मसला बहरहाल चले। तो ये समझ ये उससे आई कैप ने आपको हल्के से लाइट से अंदाज में बताया कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। डन। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पेंडिंग था? चलिए अब ये चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो गया सच में, वाकई। चले अब तो हमारी जिंदगी में इसके बाद कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा केस स्टडी वाला इंशाल्लाह, सिर्फ रिप्रोडक्शन चले। चाय बाकी अभी नहीं आई, हैरानगी की बात है, मैंने उनसे कह दिया हुआ था अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जो चाय नहीं पीते वो ना पिए, कोई ऐसा भी होगा जो 2 कप पी लेगा। ऐसा करें अभी आप रीडिंग कर लें, देख लें कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं है जो कि मैंने आपको ना पढ़ाया हो, तसल्ली से रीडिंग कर लें। 5 मिनट का टाइम है, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे हम खत्म करते हैं।